गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा हम आपको बता रहे थे 6 वर्षीय विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसके बारे में जो हमारा टॉपिक चल रहा था। तो उसमें हमारे 8 उस अधिनियम में जो हमारे 8 अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को बताया गया है, उसी में एक लक्ष्य हमारा आता है बालकों की मृत्यु दर कम करना। यानी उसमें बालकों की मृत्यु दर कम कैसे की जा सकती है, तो उसमें क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो इसीलिए इसमें हमारा चौथा पॉइंट आता है बालकों की मृत्यु दर कम करना, अर्थात रिड्यूस चाइल्ड mortality rate। बालकों की मृत्यु दर कम करना, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। तो जो हमारा लक्ष्य चल रहा था 6 वर्षीय विकास लक्ष्य, 6 वर्षीय विकास लक्ष्य के अंतर्गत जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय 8 लक्ष्य थे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता रही थी। मैंने उस दिन आपको उन 8 लक्ष्यों के बारे में बताया था शॉर्ट में। अब मैं आपको इन लक्ष्यों के बारे में डिटेल में बता रही हूँ। तो हमारा अब ये चौथा लक्ष्य आता है बालकों की मृत्यु दर कम करना। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बालकों की मृत्यु दर को कम कैसे किया जाए, कि बालकों की मृत्यु दर की चिंता करते हुए अब ये सुझाव उठा कि इनकी मृत्यु दर को कम कैसे किया जाए। तो इसीलिए इस लक्ष्य को निर्धारित किया गया। बालकों की मृत्यु दर को कम करने के लिए इस लक्ष्य को निर्धारित किया गया। जब ये चिंता का विषय है और कि प्रत्येक बालक को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके, जिससे प्रत्येक बालक को अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये निर्धारित किया गया, जो कि सन 2015 के लिए था, जो सन 2015 तक इस मृत्यु दर को 2/3 कम कर दिया जाएगा। जो 2015 तक के लिए था कि इसमें 2015 में इस बालकों की मृत्यु दर को 2/3 कम कर दिया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इसके लिए अनेक प्रकार के उपाय राष्ट्रों को अपने स्तर पर ही करने होंगे। यानी अनेक प्रकार के उपाय राष्ट्रों को अपने स्तर पर करने होंगे तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी आवश्यकता दी जाएगी। यानी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी आवश्यकता ली जाएगी, उससे भी सहयोग प्राप्त करना होगा। संयुक्त राष्ट्र ने इस लक्ष्य को प्रदान करने के लिए और अनेक क्षेत्रों पर ध्यान देने की योजना बनाई कि इसमें किन किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए। अब जैसे था कि 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर कम करना। अब इसी के अंतर्गत हमारा पहला आता है 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों की मृत्यु दर कम करना। जैसे कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो उसको कम कैसे किया जाए, मृत्यु दर कम करना। इसमें पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों की मृत्यु दर कम करना, यानी रिड्यूस द mortality rate of under 5 years age ग्रुप, जो
बच्चे उसके अंदर आते हैं 5 एज ग्रुप चिल्ड्रन, जो 5 साल के अंतर्गत आते हैं, उन बच्चों के लिए कि 5 वर्ष से कम आयु के बालकों की मृत्यु क्यों हो जाती है, इसका क्या कारण है। इन कारणों को दूर करने के लिए इस लक्ष्य को निर्धारित किया कि जिससे सभी को, ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये निर्धारित किया गया कि सभी को चिकित्सकीय व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर को कम किया जा सके। इसके अंतर्गत कि इस पर विचार किया गया, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपने सदस्य देशों से, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपने सदस्य देशों से ये अपेक्षा की गई कि वे अपने यहाँ बालकों को टीकाकरण एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यकताएं सुविधाएं प्रदान करके रोगों से बचाने का प्रयास करें, जिससे बच्चे को कुपोषण से बचाया जा सके, जिससे बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। कुपोषण के कारण ही 5 वर्ष से कम आयु वाले बालकों की मृत्यु हो जाती है, जिनको कुपोषण हो जाता है। अनेक बालकों को सूखा रोग होने से उनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ बालकों को सूखा रोग हो जाता है कि जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए 5 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए ऐसी सुविधाओं का संचालन किया जाए कि जिससे उनमें उनके स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक विकास हो तथा उनकी अकाल मृत्यु को कम किया जा सके। जो उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो उनको जिससे कम किया जा सके, इसीलिए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब इसके बाद हमारा आता है शैशव मृत्यु दर को कम करना। दूसरा हमारा आता है शैशव मृत्यु दर को कम करना। जो बच्चे 1 साल पूर्व होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, उनका है शैशव मृत्यु दर को कम करना। शैशव मृत्यु दर को कम करना। रिड्यूस कम करना है, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी शैशव काल में, शैशव अवस्था के अंतर्गत 1 वर्ष से कम आयु वालों को रखा जाता है, जो 1 वर्ष की आयु भी पूर्ण नहीं कर पाते, यानी 1 वर्ष से कम आयु बालकों को रखा जाता है। प्रायः ये देखा जाता है कि कुछ बालकों की मृत्यु जन्म के 1 वर्ष बाद हो जाती है, या 1 वर्ष से पहले या 1 वर्ष बाद हो जाती है। तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं, इसके भी अनेक कारण हो सकते हैं कि जैसे क्या कारण है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई। बच्चे को प्रसव के समय चोट लग जाना, बच्चे को प्रसव के समय चोट लग जाना, या फिर प्रसव के समय गंदगी होने से रोग लग जाना, या प्रसव में माता को उचित भोजन न मिलने से बच्चे का रोगी हो जाना। जब बच्चा गर्भ में होता है, जब माँ को संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो भी बच्चा बीमार हो जाएगा, तो भी उसके मौत होने का कारण है। तो बच्चा कमजोर होगा और उसे ठीक प्रकार से जब आहार ही नहीं मिल पाएगा तो बच्चा कैसे जीवित रह सकता है। इसीलिए बच्चे का रोगी हो जाना एवं माँ को उचित टीका न लगवाना आदि, या फिर माँ को टीके नहीं लगवाए जाए। इसीलिए जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ को जो टीके लगने होते हैं वो टीके लगवाए जाते हैं, जिससे स्वस्थ शिशु पैदा हो। तो इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सदस्य देशों से ये अपेक्षा की, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने देशों से ये अपेक्षा की कि इन सभी कारणों का समाधान करते हुए अपने यहाँ सभी देश कि इन सभी कारणों का पता करते हुए अपने यहाँ सभी देश शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए विविध प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराया, इसके लिए विविध प्रकार की योजनाएं एवं सुविधाओं का संचालन किया जाएगा, विविध प्रकार की योजनाओं एवं सुविधाओं का संचालन किया जाएगा, जिससे जो कि शिशु और मातृत्व कल्याण से संबंधित होगी। इस प्रकार शिशु मृत्यु दर को हम कम कर सकते हैं। इस प्रकार शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। अब
अब इसके बाद हमारा आता है प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि। तीसरा आता है हमारा प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि। प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि इम्यूनिटी को बढ़ाना। प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि जैसे इंक्रीजिंग इन इम्यूनिटाइजेशन इम्यूनिटाइजेशन पावर कि इनकी इम्यूनिटी यानी इम्यूनिटाइजेशन पावर इनकी जो है प्रतिरोधक क्षमता यानी प्रतिरोधक शक्ति, इसको हमें इसमें वृद्धि करनी है। प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करनी है, इसको बढ़ाना है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है जिससे वो रोग झेल सके, उसमें ताकत आए, जिससे वो रोगों से लड़ने की शक्ति उसमें उत्पन्न हो। संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा क्षेत्र ये था कि ये तीसरा क्षेत्र था प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि कि इसमें कि जब 1 वर्ष के बाद बालक में प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा दिया जाएगा। यदि बालक में 1 वर्ष के बाद प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा दिया जाएगा तो उस पर विभिन्न संक्रामक रोग आक्रमण नहीं कर सकते। उस पर जब उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी यानी रोगों से लड़ने की शक्ति, लोगों से लड़ने की ताकत जब उसकी बढ़ जाएगी तो वो रोगों से लड़ सकता है, उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तो इसीलिए इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये बताया गया कि संक्रामक रोग उस पर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। जब बच्चा 1 वर्ष के बाद उसमें प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाया जाएगा तो उस पर संक्रामक रोग उस पर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। बालक में संक्रामक रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और वो उससे लड़ सकेगा। इसीलिए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह भी सुझाव दिया कि अपने देश में विविध प्रकार के संक्रामक रोग संबंधी टीके भी लगवाए जाते हैं। संक्रामक रोग संबंधी टीके भी लगवाए जाते हैं जिससे और टीके लगवाने की व्यवस्था टीकाकरण कार्यक्रम या अन्य सुविधाओं के माध्यम से ये बालकों को प्रदान की जाएगी। और विटामिन ए की खुराक भी उसकी भी व्यवस्था की जाएगी जिससे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। यानी विटामिन ए की खुराक को भी दिया जाएगा और कि खसरे से बचाव के लिए भी टीके अनिवार्य रूप से एक वर्ष के बाद प्रत्येक बालक को लगाए जाए जिससे बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और इसमें भी बालकों की मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। अब ये हमारा हो गया चौथा टॉपिक। अब इसके बाद हमारा आता है अगला मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार। ये मैं रफ कर दे रही हूँ, आपने ये आप लिखते जाया करो मेरे साथ साथ। अब हमारा अगला आता है मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार। नंबर 5 टॉपिक आता है हमारा मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य में सुधार ये हमारा आता है इसके अंतर्गत 5वां लक्ष्य कि मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार कैसे किया जाए। इम्प्रूवमेंट इन मैटरनल हेल्थ कि मातृत्व सुधार कैसे किया जाए। इनका मैटरनल हेल्थ यानी इनका इम्प्रूवमेंट इसमें कैसे किया जाए। देखो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का 5वां लक्ष्य ये था कि मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। जब माता ही स्वस्थ होगी तभी तो बच्चा भी स्वस्थ उत्पन्न होगा, स्वस्थ पैदा होगा।
और जब माता ही स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चे की अपेक्षा करना तो मूर्खता ही है। कि जब माता ही स्वस्थ नहीं होगी, माता ही बीमार रहती है, तो उस बच्चे को स्वस्थ सोचने के बारे में तो सोचना ही मूर्खता है। कि तो बच्चे को जन्म देने वाली ही माता यदि स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चे के जन्म लेने की अपेक्षा करना ही मूर्खता होगी। इसलिए इस योजना को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत गंभीरता से लिया। इसको बहुत गंभीरता से सोचा कि अब क्या किया जाए। इसीलिए इसका परिणाम बालकों की मृत्यु दर पर भी अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। यदि इन चीज़ों में सुधार नहीं किया जाए तो ऐसे तो बच्चों की मृत्यु होती रहेगी। अतः उसके द्वारा सदस्य देशों को सुझाव दिया कि प्रत्येक स्थिति में माताओं के माताओं के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन करना चाहिए, जिससे कि स्वस्थ बच्चे जन्म ले सकें। और इसके अंतर्गत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। इसको भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। जैसे कि हमारा आता है पहला मातृत्व मृत्यु दर। मातृत्व मृत्यु दर। इसमें क्या आता है हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। यानी पहले तो हमें मातृत्व मृत्यु दर को बचाना है, उसके बारे में ध्यान रखना है। पहले तो माता का ध्यान रखना है, उसके बाद शिशु का ध्यान तो स्वयं भी रखा जा सकता है। इसमें इसका मृत्यु दर यानी मातृत्व मृत्यु दर को कम करने से था, इस लक्ष्य का मेन उद्देश्य था मातृत्व मृत्यु दर को कम करना। कि इसकी माता की मृत्यु दर को कम कैसे किया जाए। प्रायः ये देखा जाता है कि अनेक स्त्रियां गर्भधारण के बाद या बालक को जन्म देने समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ऐसा देखा गया। और गांव में तो अभी भी देखा गया है कि गांव में तो स्त्रियां अपने घर में ही प्रसव करा लेती हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु होने की संभावना रहती है और मृत्यु हो भी जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई शिक्षित चिकित्सक वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाती, शिक्षित चिकित्सक या नर्स वगैरह नहीं मिल पाती। इसलिए तो वहाँ पे तो फिर मृत्यु होना संभव ही है। तो इसीलिए ये बताया गया है कि गर्भधारण के बाद और बालक को जन्म देते समय जिन स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है, तो इसीलिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अनेक माताओं को गर्भावस्था में, और कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें गर्भावस्था में बहुत काम करना होता है और उनको वजन उठाना पड़ता है। कुछ महिलाएं देखिए मैंने जो मजदूरी करती हैं, बेलदारी का काम करती हैं, और मतलब ऐसी हालत में इन लोगों को वजन उठाना पड़ता है। तो इसमें भी माता का खतरा रहता है कि वजन उठाती हैं और उनका गर्भ गिर जाता है इस तरह से, और उनकी मृत्यु होने की संभावना हो जाती है। कि इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गर्भवती महिलाओं की देखरेख की व्यवस्था हेतु अनेक उपाय बनाए गए, अनेक उपायों को सुझाव दिया गया कि इनके साथ कैसा व्यवहार करना है। कि गर्भधारण करने के बाद ही माताओं की चिकित्सकीय देखरेख प्रारंभ हो जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो अनेक सुविधाओं को बताया गया है कि गर्भधारण करने के बाद प्रत्येक स्त्री की इसमें की चिकित्सकीय देखरेख प्रारंभ होनी चाहिए। उन्हें समय समय पर आयरन की गोलियां देनी चाहिए, और भी जो अन्य आवश्यक दवाएं हैं वो भी उनको नियमित रूप से लेनी चाहिए, जिससे वो स्वस्थ रहे और जिससे कि गर्भ में पल रहे बालक एवं माता दोनों की सुरक्षा बनी रहेगी। जब उनको समय समय पर आयरन की गोलियां देना है, उनको अन्य आवश्यक दवाएं वगैरह देना है, जब उनका ध्यान रखा जाएगा तो इस तरह बालक और माता दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। तो इस प्रकार इस अवस्था में उनको संतुलित एवं पौष्टिक भोजन भी मिलना चाहिए, जिससे वे पूर्णतः स्वस्थ बने रहें। इससे जब माताएं स्वस्थ होंगी तो निश्चित रूप से उनका बच्चा भी स्वस्थ होगा। इसीलिए मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए ये अनेक सुझाव निश्चित किए गए हैं।
अब स्वास्थ्य कर्मचारी कौशल नंबर 2 इसमें आता है हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी कौशल। स्वास्थ्य कर्मचारी कौशल स्वास्थ्य कर्मचारी कौशल की हेल्थ पर्सनल कौशल। अब इसे बच्चों क्या बताया, ये हमारा तीसरा लक्ष्य आता है। ये इसके अंतर्गत सभी स्त्रियों के लिए कि इसका आशय उन सभी चिकित्सक कर्मचारियों से है, जैसे जिनमें कि नर्स आ जाती है, डॉक्टर आ जाते हैं, उन चिकित्सकीय कर्मचारियों से है जो नर्स चिकित्सक एवं देखभाल करने वालों की कुशलता से है, जो कि महिलाओं को समय समय पर गर्भ से प्रसव तक देखभाल करते हैं। जैसे अनेक स्त्रियों की मृत्यु इसलिए हो जाती है कि उनको प्रसव के समय उचित चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं मिल पाती। इस कारण भी उनकी मृत्यु हो जाती है कि उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती। इसीलिए अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर ही महिलाओं का प्रसव कराया जाता है घर पर ही प्रसव कराया जाता है। वहाँ उनको प्रशिक्षित नर्स एवं डॉक्टरों की सुविधा प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार मातृत्व सुरक्षा के लिए कर्मचारी कौशल को भी उचित प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी कुशलता में वृद्धि करके मातृत्व मृत्यु दर को भी कम किया जा सकता है और तथा महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं रहेगी। अब हमारा इसके बाद हमारा आता है तीसरा पॉइंट, प्रजननीय स्वास्थ्य की सार्वभौमिक पहुंच। प्रजननीय स्वास्थ्य की सार्वभौमिक पहुंच। इसके अंतर्गत हमारा आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य की सार्वभौमिक पहुंच, यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है कि ये तीसरा जो है हमारा इसके अंतर्गत आता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रजननीय स्वास्थ्य की सभी स्त्रियों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि विश्व में प्रजननीय स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को सभी महिलाओं तक पहुंचाना आवश्यक है कि इस प्रकार की जानकारियां सभी महिलाओं तक पहुंचाई जाएं और जिस प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं मातृत्व स्वस्थ मातृत्व के लिए होनी चाहिए, उनको भी विश्व की प्रत्येक स्त्री को उपलब्ध कराना चाहिए कि सारी प्रकार की सुविधाएं प्रत्येक स्त्री को करानी चाहिए। और जिससे कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये भी सुझाव दिया गया कि इनको इस प्रकार के अनुसंधान करके टीकों को खोज रहा है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इन महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी टीकों को खोज रहा है कि इनको किस प्रकार के टीके लगवाए जाएं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह भी बताया गया है कि इसके लिए सभी प्रकार की वित्तीय सुविधाएं विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उपलब्ध कराई जाएंगी। इनके लिए जो परेशानियां हैं वो इन बैंकों से
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उपलब्ध कराए जाएंगे। और आज भी विश्व स्वास्थ्य संगठन महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार के अनुसंधान करके टीकों की खोज कर रहा है। किस प्रकार के टीके लगवाए जाएं। आज अनेक प्रकार के कैंसर संबंधी टीके खोजे जा चुके हैं। अनेक प्रकार के कैंसर संबंधी टीके भी खोजे जा चुके हैं जो कि प्रजननीय और जो कि जिनसे स्त्रियों को गर्भाशय एवं यूट्रस के कैंसर से बचाया जा सकता है। जो कि स्त्रियों के गर्भाशय एवं यूट्रस के कैंसर से बचाया जा सकता है। इस प्रकार की सभी सुविधाएं विश्वव्यापी होनी चाहिए, यानी विश्व में व्यापक होनी चाहिए, विश्व में फैली होनी चाहिए इस तरह की सुविधाएं, जिससे सभी को इनका लाभ प्राप्त हो सके। इस लक्ष्य को सन 2015 तक प्राप्त कर लेना चाहिए था, लेकिन जो अभी तक नहीं हो पाया। तो इस लक्ष्य को सन 2015 तक प्राप्त कर लेना चाहिए था। प्रजननीय स्वास्थ्य की सार्वभौमिक पहुंच के लिए निम्नलिखित क्षेत्र भी बताए गए हैं। उसमें प्रजननीय स्वास्थ्य की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अब इसमें कुछ क्षेत्रों को भी निर्धारित किया गया है। अब जैसे कि हमारा आता है मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार के अंतर्गत प्रजननीय स्वास्थ्य की सार्वभौमिक पहुंच के अंतर्गत, देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप लिखिएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से लक्ष्य और बताए गए हैं। मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित जैसे गर्भ निरोधक प्रचलन को समझना, इसमें आता है गर्भ निरोधक प्रचलन को समझना, प्रचलन को समझना, पहला आता है हमारा गर्भ निरोधक प्रचलन को समझना कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गर्भ निरोधक सेवाओं एवं उपायों की व्यापकता एवं प्रचलन को समझने की आवश्यकता पर बल दिया कि सभी स्त्रियों को ये बताया जाए कि इसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए, जिससे प्राय ये देखा जाता है कि अनेक स्त्रियों को गर्भ निरोधक उपायों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। बहुत सी जगह देखा गया है कि वो लोग इस बारे में कुछ जानती नहीं है, इसीलिए वो इस कारण से बच्चों के जन्म के बीच में अंतर ही नहीं रख पाती। उनको इतना अकल नहीं होती है कि इसका भी प्रश्न हो गया है कि इसको भी समझा जाए, जिससे वो बच्चों में मतलब उनके गैप ही नहीं हो पाता है। बच्चा 1 साल का भी नहीं हो पाता है तो उनके दूसरा बच्चा हो जाता है। तो इसीलिए सभी को ये जानकारी देनी चाहिए। जिन स्त्रियों को इन सब की जानकारी नहीं है उन्हें ये बताना चाहिए कि भाई गैप जरूरी है, अंतर जरूरी है, इसलिए कि जब माता ही स्वस्थ होगी तभी तो बच्चा स्वस्थ होगा। और जब वो गैप भी नहीं होगा, बच्चे होते जाएंगे तो माँ भी कमज़ोर होती जाएगी और बच्चे भी कमज़ोर पैदा होंगे, तो क्या फायदा। इस तरह से भी फिर इसमें मृत्यु का डर रहता है कि बच्चे की मृत्यु का डर रहता है और माँ की भी मृत्यु का डर रहता है। इसीलिए इनको स्त्रियों को ये जानकारी करानी चाहिए, जो उनके और बहुत सी जो स्त्रियाँ होती हैं इनको इस बारे में जानकारी होती नहीं है। इस कारण से जब वो बच्चे में अंतर ही नहीं रख पाती हैं तो इस प्रकार इनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता जाता है और बच्चे भी इनके कमजोर पैदा होते हैं और एक बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनकी मृत्यु होने की संभावना भी रहती है। इसीलिए ये सुझाव दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सदस्य देशों को ये सुझाव दिया गया है कि उनको सुरक्षित गर्भ निरोधक उपायों को जन सामान्य तक पहुंचाना है, कि सभी उपायों को जन सामान्य तक पहुंचाना है, सभी को बताना है। जो गर्भ निरोधक उपाय स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उनको उपयोग में न लाने की सलाह दी जाए कि ये आपके लिए हानिकारक है तो उनको उपयोग में न लाया जाए। इसीलिए गर्भ निरोधक उपायों की जानकारी एवं सुविधाओं को निःशुल्क या बहुत कम दर पर उपलब्ध कराया गया है। निःशुल्क या बहुत कम दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे स्त्रियां अनचाहे गर्भ से सुरक्षित रह सकें और अपने जीवन को सुरक्षित बना सकें। अब हमारा अगला आता है किशोरावस्था प्रसव को समझना। किशोरावस्था गर्भ को समझना, यानी किशोरावस्था प्रसव को समझना। अब इसके अंतर्गत हमारा आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये सुझाव दिया
ये स्वीकार किया कि बालिकाओं की किशोरावस्था में, बालिकाओं को किशोरावस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। बालिकाओं के किशोरावस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं, इसीलिए उनको इन परिवर्तनों को समझ में उत्पन्न करनी चाहिए कि जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनको थोड़ा समझा दिया जाए, जिससे उन्हें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और जिससे वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। जैसे मासिक धर्म के समय बालिकाओं को किन किन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में जानकारी उनकी माताओं को करा देनी चाहिए कि इसके साथ साथ किशोरावस्था को 13 से 19 वर्ष तक की आयु के रूप में स्वीकार किया गया है कि 13 से 19 वर्ष की आयु में इसकी पूर्ण समझ होनी चाहिए। किस आयु में उनका गर्भ धारण करना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए भारतीय संविधान के अनुसार स्त्रियों की 21 वर्ष की आयु में शादी की जानी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार स्त्रियों की 21 वर्ष की आयु में शादी की जाती है। इस प्रकार किशोरावस्था की प्रसव दर को कम करने के लिए कम से कम करने का प्रयास किया गया है, जिससे सभी किशोरियों को उचित एवं स्वास्थ्यवर्धक सूचनाएं प्रदान होती रहें। अब इसके बाद हमारा आता है प्रसव पूर्वी देखभाल। प्रसव पूर्वी देखभाल यानी प्रसव से पहले स्त्रियों की किस प्रकार देखभाल करनी चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये भी स्वीकार किया गया है कि प्रसव पूर्वी देखभाल का भी बताया गया है इसमें कि गर्भधारण के बाद की देखभाल को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि गर्भधारण के बाद स्त्रियों का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, जिससे उनमें किसी प्रकार की कोई असुरक्षितता न रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सदस्य देशों को यह सुझाव दिया कि गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों को गर्भ के समय की सुरक्षा, सावधानियां, आहार व्यवहार का ज्ञान नहीं कराया जाएगा, तब तक सुरक्षित मातृत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए सदस्य देशों से ये अपेक्षा की गई कि सरकारी स्तर पर एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से गर्भवती स्त्रियों के लिए उनके स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं एवं चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे कि जैसे कि हमारी आती है गर्भावस्था में संतुलित भोजन देना, वो आयरन की गोली देना, माता के लिए आयरन की गोली देना, क्रोध ना करना, वजन ना उठाना, समय समय पर गर्भ की जांच चिकित्सक से कराना आदि, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी प्रसव पूर्वी देखभाल, प्रसव से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे प्रसव के टाइम किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इन सभी से गर्भ में पल रहे बच्चे को, इन सभी का ध्यान रखने के बाद जो गर्भ में पल रहे शिशु को और उसकी माँ दोनों को ही पोषण प्राप्त होगा तथा मातृत्व सुरक्षित रहेगा इस प्रकार की सुविधा विश्व की प्रत्येक स्त्री को उपलब्ध होनी चाहिए। अब आता है हमारा परिवार नियोजन की, नंबर 4 आता है हमारा परिवार नियोजन की, यानी फैमिली प्लानिंग। इनका भी ज्ञान कराया था स्त्रियों के लिए। परिवार नियोजन की अतिरिक्त आवश्यकताएं। परिवार नियोजन के बारे में भी इनको बताया जाए कि ज्यादा बच्चे ना हो, तो कुछ स्त्रियों को इसकी भी जानकारी नहीं होती है, जो वो परिवार को बड़ा कर लेती है उनको ये जानकारी नहीं होती कि फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए हमें भाई, तो वो बहुत सारे उनके बच्चे हो जाते हैं और ना तो उन बच्चों का ढंग से देखभाल हो पाती है, ना उनकी ठीक से पढ़ाई हो पाती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिवार नियोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी बल दिया कि फैमिली प्लानिंग कैसे की जाए। इसीलिए विकासशील देशों में परिवार नियोजन संबंधी सुविधाओं के कारण स्त्रियों को परिवार नियोजन संबंधी आवश्यक तत्वों का ज्ञान नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने परिवार को बड़ा कर लेती हैं, फिर उनको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
जिससे उनका जीवन स्तर भी निम्न होता है और मातृत्व को भी असुरक्षितता होती है, क्योंकि एक माँ इतने सारे बच्चों को कैसे पालेगी? फिर जब वो इतना बड़ा परिवार हो जाता है तो वो बच्चे की ढंग से केयर नहीं कर पाती है, और अगर बच्चे कम होंगे तो फिर वही केयर भी अच्छी तरह से हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से करा सकते हैं उसको, क्योंकि आजकल महंगाई भी कितनी बढ़ गई है, महंगाई का भी कुछ नहीं पता कितनी महंगाई बढ़ गई है। तो इसलिए कम बच्चे होते हैं तो भाई ध्यान भी रखा जा सकता है, उनका पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छी तरह से ठीक से कराई जा सकती है। इसलिए परिवार नियोजन को भी ध्यान में रखते हुए जब स्त्री परिवार नियोजन को उपाय को नहीं अपनाएगी तो उसका गर्भवती होना सामान्य सा तत्व हो जाएगा। उसको ज्ञान ही नहीं है कि परिवार नियोजन के बारे में उसको ज्ञान ही नहीं है, तो इसलिए तो उसका ये गर्भवती होना सामान्य सा तत्व होगा। अधिक बच्चों को जन्म देने के कारण एवं उनके पालन पोषण के उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जब अधिक बच्चे होंगे तो उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनका जीवन असुरक्षित हो सकता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सदस्य देशों से ये अपेक्षा की गई कि वे अपने देश की सभी स्त्रियों की परिवार नियोजन संबंधी आवश्यकताओं को तृप्त करें, कि उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाए कि किस तरह से। तो इसलिए कहते हैं ज़्यादा बच्चे नहीं, कम बच्चे होते हैं, छोटा परिवार, सुखी परिवार। चलो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। थैंक यू।